15 अगस्त 2022। आज है भारतवर्ष की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ। और न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व भर में मां भारती के जो बच्चे बिखरे हुए हैं, सभी ने मिलकर आज इस अमृत महोत्सव को मनाया। जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। हर्षोल्लास के साथ मां भारती के उन वीर सपूतों को याद किया गया जिनके वजह से आज हम ये स्वतंत्रता एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस अमृत महोत्सव में, जबकि आज हम लोग कह रहे हैं कि आज अमृत काल है, मैंने आज देखिए वीडियो का टाइटल रखा है, क्यों है ये राष्ट्र का अमृत काल। राष्ट्र क्या है इसको भी आज समझेंगे, और हम इसे अमृत काल क्यों कह रहे हैं उसे भी समझेंगे। और कुछ लोग इस अमृत काल में भी अपने विरोध का काला रंग घोल के इसे खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसकी भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि अंत तक ये वीडियो देखिएगा ताकि आप हर एक चीज को बाकायदा समझ सके, इस अमृत काल के कारण को भी समझ सके, और इस अमृत काल में जो लोग भंग करना चाह रहे हैं, इस रंग में भंग डालना चाह रहे हैं, उस भंग को भी समझ सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक पॉजिटिव नोट के साथ आरंभ करता हूं कि हम इसे आज अमृतकाल कह क्यों रहे हैं, और ये पूरे राष्ट्र के लिए। और जब मैं राष्ट्र कहता हूं तो इसका मतलब एक भौगोलिक सीमा नहीं है। ध्यान रखिए, जब हम राष्ट्र कहते हैं तो वो एक भौगोलिक सीमा नहीं है जिसे भारत एक राष्ट्र एक देश कहा जाता है केवल। हम जब राष्ट्र कहते हैं तो इस संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए सनातनी वो बच्चे जो भारतवर्ष की यहाँ की संस्कृति से ओतप्रोत हैं, और भारत कोई 1947 में नहीं बनाया, ये हम सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ, आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ, लेकिन भारतवर्ष सदियों से और हजारों वर्षों से है। यहाँ की संस्कृति हजारों वर्षों से है और पूरे विश्व में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। तो आज जो हम ये कह रहे हैं कि ये अमृत काल है, हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष की संस्कृति का, राष्ट्र का जो है ये अमृत काल है, जरा उसको समझते हैं। हम सभी की संस्कृति का मूल क्या है? हम सभी की संस्कृति का मूल है योग, ध्यान व आध्यात्म। आज पूरे विश्व ने, सोचिए, वर्ष 2014 में यूएनओ को यह घोषणा करनी पड़ी कि हां, अब हम सभी को आवश्यकता है कि पूरा विश्व योग करे। और योग तो वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में योग फैल चुका है, लेकिन इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आवश्यक थी। इसलिए यूएनओ ने घोषणा की कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे। आज पूरा विश्व 21 जून को एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। ये हमारी संस्कृति की, ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप देखें आज पूरे विश्व में कोने कोने में चले जाइए, आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेंगे, जिसके लिए हमें स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत ऋणी होना चाहिए। इन्होंने हमारी संस्कृति के मूल ग्रंथ को, गीता को, विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया। आज विश्व के कोने कोने में लोग आपको हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए मिल जाएंगे, गीता का पठन और पाठन करते हुए मिल जाएंगे, उसे समझते और दूसरों को समझाते हुए लोग मिल जाएंगे। यही तो भारत का सार है, यही तो भारत के आध्यात्म का मूल ग्रंथ है गीता, जिसको आज विश्व भर में इन्होंने पहुंचा दिया है। तो आज भारतवर्ष की जो हम कह रहे हैं कि यह अमृत काल है, भारत राष्ट्र का एक अमृत काल है, उसे समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो मैं रखना चाहूंगा, मां भारती के बच्चे भारतवर्ष से निकल के विश्व भर में गए, और आज आप विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, आज उसके बड़ी से बड़ी जो चेयर होती है जिसे सीईओ कहा जाता है, वहां तक हमारे देश के बच्चे बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आप नोकिया कंपनी का नाम लीजिए राजीव सूरी जी, आप ट्विटर कंपनी का नाम लीजिए जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ इस समय पराग अग्रवाल जी, गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई जी, एडोब कंपनी के सीईओ शांतनु नारायण जी, आईबीएम कंपनी के सीईओ अरविंद कृष्णा जी, ऐसी न जाने कितनी, मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ सरदार अजय पाल सिंह बंगा जी। तो इसलिए इस समय मां भारती के बच्चे पूरे विश्व में छाए हुए हैं। और केवल ये तो कुछ नाम हैं, ये तो मैंने कुछ नाम लिए जो चेहरे आपको दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको शायद आप जानते नहीं हैं, लेकिन यदि आपका कोई परिचित सिलिकॉन वैली में हो, आपका कोई परिचित नासा में हो, आपका कोई परिचित दुनिया की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफोर्ड,
या इसके अलावा MIT या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रिंसटन, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आप अगर वहां पे किसी को जानते हो जरा वहां से पता करिए कि इस समय दुनिया भर में भारतवर्ष के बच्चे छाए हुए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह भारतवर्ष का अमृत काल है। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, इस समय भारतवर्ष में एक बहुत ही सशक्त सरकार चल रही है। जो मैं मोदी जी का एक डायलॉग है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, हम न समस्याओं को टालते हैं, न हम समस्याओं को पालते हैं, बल्कि हम समस्याओं को निपटाते हैं। और ये कोई केवल डायलॉग नहीं है कि फिल्मी डायलॉग की तरह, इन्होंने वास्तव में करके दिखाया है। जो लंबे समय से लंबित मामले थे, एक एक करके मैंने यहां पे लगाया है। कुछ मामलों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370। आज 15 अगस्त का दिन है। हम लोग हर साल जब 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे दिन आते थे तो हमेशा हमारे दिल में एक कांटा चुभता था कि हम पूरे भारत में तिरंगा फहराते हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां तिरंगे के साथ एक दूसरा ध्वज भी फहराया जाता है। तो आप सोचिए, ये कांटे की तरह आर्टिकल 370 हम लोगों के दिलों में चुभता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने वो कांटा हम सभी के दिलों से निकाल दिया हमेशा के लिए, यानी कि धारा 370 को समाप्त कर दिया। इसके अलावा आप देखिए, ट्रिपल तलाक इतना बड़ा मुद्दा, न जाने कब से यह मामला चल रहा था, लेकिन मोदी जी ने इस मामले को भी पूरी तरीके से निपटा दिया। हमारी जो भी मुस्लिम बहनें हैं जिनके सर पे हमेशा एक तलवार टंगा करती थी कि ट्रिपल तलाक दिया जा सकता है उनको, उन्होंने हमेशा के लिए ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा CAA, मां भारती के वो बच्चे जो अल्पसंख्यक हैं आसपास के देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इन सभी देशों में जहां पे वो अल्पसंख्यक हैं और उन्हें मजहबी तौर पे उनके ऊपर अत्याचार होता है, ऐसे लोगों को अगर कोई शरण देगा तो कौन देगा, और अगर भारत नहीं देगा तो कौन देगा। इसलिए जरूरी था कि भारत में इस तरीके का एक कानून आए। जिसको विरोध करना था विरोध करते रहे, लेकिन मोदी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने ये समझा कि राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि मां भारती के बच्चे अगर कहीं असुरक्षित हैं तो उन्हें हम भारत भूमि में कम से कम सुरक्षा प्रदान करें, उनको नागरिकता प्रदान करें। और इसलिए CAA जैसे कानून की आवश्यकता थी। हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए राफेल जैसे निर्णय को जो पिछली सरकारें लंबित करती रही, टालती रही, लटकाती रही, मोदी सरकार ने आते ही उसके ऊपर दृढ़ता से काम किया। और राफेल जैसे जो कह सकते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए जो बहुत आधुनिक हथियार हो सकते हैं, और केवल राफेल नहीं है, यहां पे तो राफेल की एक फोटो लगाई है, S-400 रूस से हम लोगों ने खरीदा। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर वो हम लोगों ने खरीदा। इसके अलावा अपने देश की सेना में काम करने वाले नौजवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जो बहुत समय से सेना डिमांड कर रही थी और पूर्व की जो सरकारें थी उसको टालती रही, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया था, ना हम टालेंगे ना हम समस्या को पालेंगे, हम समस्या को निपटा ही देंगे। और उन्होंने वास्तव में समस्या को निपटाया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह भारतवर्ष का अमृत काल है। राम मंदिर, आप सोचिए, हमारी संस्कृति के मूल में प्रभु श्री राम बसते हैं और हमें कोर्ट में जाके ये साबित करना पड़ा। न जाने कब तक हम लोग लड़ते रहे और तब जाके ये साबित हुआ कि हाँ भैया, वहां पे प्रभु श्री राम का ही जन्म स्थली थी और वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए। और 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया और राम मंदिर बनना आरंभ हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारे देश का अमृत काल है। लेकिन है क्या कि हमारे और आपके कहने मात्र से तो काम चल नहीं जाएगा। यहां पे जो भी हम लोग रंग फैला रहे हैं, उस रंग में कुछ लोग भंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये भाई साहब, ये गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये एक टॉक देने गए थे और टॉपिक क्या था, इंडिया एट 75। भारत जो कि 75वां अपना वर्षगांठ मनाने जा रहा है आजादी का, उसी के ऊपर ये बोलने गए। और वहां पे ये बोल के क्या है, मतलब या तो ज्ञान ना हो तो बोलो मत, और अगर आपको बोलना है तो कम से कम पहले ज्ञान लेके जाओ। वहां पे जाके इन्होंने एक बात कह दी। इन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत कुछ राज्यों का गणराज्य है, यानी कि समूह है। मतलब ये मानते हैं कि भारत का जन्म 1947 मात्र में हुआ। इनसे इन्होंने जो ये उस समय सवाल जवाब कर रहे थे, भारत के IFS अधिकारी थे, उन्होंने पूछा सिद्धार्थ वर्मा जी ने कि आप जो ये बात कह रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक बात कर रहे हैं, यानी कि आप डिनाई कर रहे हैं, आप ये पूरी तरीके से नकार रहे हैं कि भारत के पास एक लिगेसी, एक विरासत है जो कि हजारों सालों की है। आप भारत की उस लिगेसी, उस विरासत को नकार रहे हैं, क्या ये बहुत ही खतरनाक बात नहीं है? तो इन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है? संविधान में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या जो कुछ संविधान में लिखा है केवल वही अंतिम सत्य माना जाएगा? और
यदि वो अंतिम सत्य ही माना जाता तो संविधान को इतनी बार अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी? बार बार संशोधन क्यों किया जाता है? गीता में तो कहीं संशोधन नहीं किया जाता है, संविधान में क्यों बार बार संशोधन किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि ना इंक्लूड की गई हो, बाद में लोगों को विचार आएगा और बाद में उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि भारत एक राष्ट्र है। भारत एक भौगोलिक लाइन से खींची हुई लकीर से बना हुआ भूभाग केवल नहीं है, भारत हजारों सालों से है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया। इसलिए हम कहते हैं कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है, यहां की सनातन संस्कृति जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, यह विश्व की पुरातन और जीवित, सबसे पुरानी जीवित संस्कृति है पहली बात तो, और एकमात्र वैज्ञानिक संस्कृति है। यदि आपको जरा भी डाउट हो कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये हमारी संस्कृति जो है ये वैज्ञानिक संस्कृति, अगर जरा भी डाउट हो, मैंने एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो के साथ भी उस वीडियो का मैं लिंक लगा दूंगा। आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप तब समझ पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक हुआ करते थे और उन्होंने हजारों वर्ष पहले गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, धातुकर्म के क्षेत्र में और सभी जो भी विज्ञान और गणित के क्षेत्र दूसरे हो सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों में वो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रखी थी जो कि विश्व के आज भी जो वैज्ञानिक हैं वो कई अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। जो व्याख्यान दर्शन के क्षेत्र में बात की जाए, हमारे गीता में जो व्याख्यान आध्यात्म में दे दिया गया वैसा दर्शन आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये सनातन संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। ऐसे लोगों को जिन्हें ये समझ में नहीं आता है और जो अपनी पार्टी की तरफ से अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जो ये प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं या ख्वाब पाले हुए हैं, इन लोगों को उस ख्वाब को तिलांजलि दे देनी चाहिए, क्योंकि आप अभी तक उस भारत को समझ ही नहीं पाए हैं। आप अपने अंदर भारत को समा ही नहीं पाए हैं, अपने अंदर आप भारतवर्ष को, इसकी संस्कृति को जी ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे में आप भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? इसलिए आप ये ख्वाब छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम ही है विरोध करना। एक प्रश्न मैंने यहां पे रखा है, वो प्रश्न ये है कि जरा सोचिए, गंभीरता से इस बात पे सोचिए कि 5 अगस्त अभी जो बीती है, 10 दिन पहले की बात है, 5 अगस्त को देश भर में इन्होंने काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन किया है ना, काले कपड़े पहन के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसा प्रदर्शन मतलब कई वर्षों में ऐसा कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा गया था, लेकिन अभी 5 अगस्त को ही यह प्रदर्शन क्यों किया गया भाई? ये 4 अगस्त को भी हो सकता था, ये 6 अगस्त को भी हो सकता था, लेकिन 5 अगस्त मात्र को ही यह प्रदर्शन क्यों किया गया? उसके बाद से 10 दिन गुजर गए, उसके बाद से प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अब 5 ही अगस्त को किया गया। कारण क्या होगा? देखिए आप, राहुल गांधी जी काले कपड़े पहन के अपने साथियों के साथ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी काले कपड़े पहन के प्रदर्शन करने जा रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को वो पहला कांटा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने, भारतवर्ष के गृह मंत्री ने, भारत की जो वर्तमान सरकार है उसने वो कांटा निकाला जिसे कांग्रेस ने 70 साल भारत मां के सीने में गाड़ रखा था। वो था धारा 370। 5 अगस्त 2019 को निकाला गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को एक और बहुत बड़ा पड़ाव आया था हमारे देश के इतिहास में। ये ऐतिहासिक कदम है, ये सब इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम आया और वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास का दिन। इसलिए 5 अगस्त को हम लोग का सीना तो एकदम गर्व से फूल जाता है, लेकिन ऐसे लोग जिनका भाई जो हमेशा से देश में एक गलत नैरेटिव चलाते रहे हों, उन लोगों का तो जो है अंदर से कुलबुला जाते हैं, इनके सारे नैरेटिव ध्वस्त होने लगते हैं और इसलिए इन लोगों ने उसी दिन को विरोध प्रदर्शन किया। हमें और आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर 5 अगस्त ही क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 5 अगस्त को इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसका मूल कारण जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में बहुत महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक है, महंगाई है, महंगाई पे हम लोग को बात करना चाहिए। तो आइए अब महंगाई पर बात करते हैं। तो महंगाई को लेकर के एक विमर्श आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स यहां पे लगाई हैं और उसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे आपके साथ। पहली बात तो मैं आपको यह कह देना चाहता हूं, ना मैं अंधभक्त हूं और ना ही मैं अंध विरोधी हूं। जो चीज गलत होगी उसका निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा, जो चीज सही है उसका निश्चित रूप से समर्थन किया जाएगा। पहली चीज आपके समक्ष रखना चाहूंगा, मैंने एक ये ट्वीट, अपना स्वयं का ट्वीट आपके सामने रखा है। ये 3 अगस्त का है। मैंने मोदी जी को लिखा कि भैया पेट्रोल और डीजल का जो रेट है ना, वो आप बढ़ा रहे हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन सीएनजी का दाम इस समय पेट्रोल से भी ज्यादा हो चुका है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर में सीएनजी का दाम हो चुका है 98 रुपए किलो, और जबकि यहां पे पेट्रोल का दाम था 96 रुपए। जिस दिन मैंने ट्वीट किया उस दिन की बात कर रहा हूं।
तो मैंने उनको ये कहा कि भाई सीएनजी जो है एक प्रदूषण रहित ईंधन है, अगर उसका दाम पेट्रोल से, जो कि एक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन माना जाता है, अगर उससे ज्यादा उसका आप दाम कर देंगे तो सैद्धांतिक रूप से ये गलत है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम ऐसे ईंधन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ईंधन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो चीज सस्ती है, पेट्रोल सस्ता है, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं जिसका प्रदूषण, जिसकी वजह से प्रदूषण ज्यादा फैलता है, तो देश में तो वातावरण और खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने ये ट्वीट किया था। बाकी अगर हम पेट्रोल की बात करें, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा जो हाहाकार मचता है वो पेट्रोल डीजल के दामों पे पड़ता है, या फिर अगर आप देखें प्याज टमाटर पे पड़ जाता है, या और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, तो जरा हम एक एक करके बात करना चाहेंगे। क्या ये जो महंगाई की बात हो रही है, क्या महंगाई अकेले भारतवर्ष में आई है या विश्व के और भी जो देश है इससे अफेक्टेड है? मैंने आपके सामने यहां पे दो ग्राफ पहले तो ये रखे हैं, इन ग्राफ्स को जरा ध्यान दीजिए। ये इन्फ्लेशन रेट दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है आपका यूएस का है, और ये जो है ये यूके का है, ठीक। तो अगर आप देखें यूएस में क्या बताया जा रहा है, 1980 के बाद से, यानी कि 32 साल, पिछले 32 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और इस समय जो यूएस में महंगाई दर चल रही है वो है 8.5%। अगर यूके की बात की जाए तो 2012 से एक ग्राफ दिया गया है, और इस समय वहां जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 9.4%। ध्यान से जरा बात को समझिए, ये अकेले भारत में महंगाई नहीं आ गई है, ये पूरे विश्व में है। मैंने और भी कुछ यहां पे स्लाइड्स लगाई, जरा अपने पड़ोसी मुल्कों की भी हालत देख लीजिए। श्रीलंका में अभी क्या हुआ वो आप सभी को पता है, राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे विरोध प्रदर्शन करते हुए। बांग्लादेश में हालत ये हो गई है, पेट्रोल 52% एक झटके में पेट्रोल बढ़ा दिया गया, वहां पे भी जो है एकदम विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। अगर आप चीन में चले जाएं, चीन बहुत ही अपना एक पड़ोसी मुल्क भी है और बहुत ही ताकतवर मुल्क भी है, वहां की हालत क्या है? वहां की हालत यह है कि वहां के 8 बैंक, मतलब जैसे हमारे यहां के एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ऐसे समझ लीजिए 8 बैंक पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके हैं। बैंकरप्सी का मतलब यह हो जाता है कि जैसे आपने अपने जीवन भर की पूंजी किसी बैंक में जमा कर रखी हो, ठीक, किसी बैंक में अपनी जीवन भर की पूंजी जो आपने कमाया 50, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, जो कुछ आपने कमा पाए, वो सारी पूंजी उस बैंक में जमा कर रखी थी। अब आज आपको जरूरत है अपनी बेटी की शादी के लिए या घर खरीदने के लिए या किसी पर्पस से आपको जरूरत है, आप बैंक पहुंचते कि भैया हमें इस पैसे की जरूरत है, और बैंक मना कर दे कि भैया हम ये पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, हमने बहुत सारा पैसा अलग अलग जगहों पे लगाया था, रियल एस्टेट में लगाया था, इसमें लगाया था, उसमें लगाया था, सारा पैसा ब्लॉक हो चुका है, पैसा हमें मिल नहीं पा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि बैंक, इसको कहते हैं हम लोग बैंक करप्ट हो जाना। तो चीन के ऐसे 8 बड़े बैंक जो हैं वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं, और इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, ध्यान से पढ़िए, ये आपसे कहा जा रहा है कि वहां पे टू प्रोटेक्ट द बैंक, बैंकों को बचाने के लिए वहां पे सरकार को क्या करना पड़ रहा है? टैंक उतारने पड़ रहे हैं। ये टैंक लगे हुए आप देख रहे हैं, सड़कों पे टैंक उतर चुके हैं वहां के बैंकों को बचाने के लिए, क्योंकि जनता वहां पे भाई जीवन भर की कमाई है और वो डूब रही है, तो जनता वहां पे जा रही है, उन बैंकों पे हमला कर रही है। ऐसी स्थिति चीन में आ चुकी है, आपके बांग्लादेश में स्थिति है, और ये आपके श्रीलंका की स्थिति है, और यूएस और यूके की स्थिति भी मैंने आपको रखी। मतलब पूरे विश्व में इस समय ये महंगाई है, अकेले भारत में नहीं आ गई है। अब इस पे जरा निष्पक्षता से, है ना, राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं, निष्पक्षता से जरा सोचिए कि ये सारी जो महंगाई आ रही है, इस महंगाई की वजह क्या है? अरे सिंपल सी वजह है, अगर आप जरा भी, भाई क्या है कि देश के हर आम नागरिक को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, इकोनॉमिस्ट हर आदमी नहीं होता, हर आदमी को इकोनॉमी की ज्ञान नहीं होता है, और उसमें क्या होता है कि जो विरोधी पार्टियां होती हैं उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है और वो जनता को भड़का देती है ना। तो हमें और आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि अगर कोई समस्या आ रही है तो इस समस्या का कारण क्या है, और उस कारण में हम कितने मजबूत हैं। भैया दुनिया भर में महंगाई आ रही है, हम कहां खड़े हैं वो भी एनालाइज किया जाए, ठीक। दोनों चीजें आपके समक्ष रखूंगा। पहली चीज कि कारण क्या है इतनी महंगाई का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 साल पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप रही। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, सवाल यह है कि जिन 2 साल लॉकडाउन रहा, लगभग 1.5-2 साल लॉकडाउन रहा, उस दौरान आपने खाने का सामान और दवा वगैरह का जो सामान है, इन 2 चीजों को छोड़ दिया जाए, यानी कि मेडिकल लाइन को छोड़ दिया जाए और खाने की जो सामग्री है उसको छोड़ दिया जाए, इससे इतर आपने कौन सी चीज खरीदी है जरा मुझे बता दीजिए। घड़ी कितनी खरीद ली आपने, घर में टीवी कितनी नई ले आए आप, कपड़े कितने नए ले आए आप, जूते कितने नए ले आए आप, चश्मे कितने नए बनवा लिए आपने दूसरे फर्नीचर वगैरह घर में कितने ले आए, बर्तन कितने बनवा लेके आ गए आप, घर में कोई क्या कंस्ट्रक्शन का कोई नया काम आपने
किया, कोई साज सज्जा का काम कर लिया, कोई सोफा वगैरह ले आए, कोई बेड ले आए, कोई चीज आप लेके आए उन 1.5-2 सालों के बीच में? नहीं लेके आए। मैं तो नहीं लेके आया और ज्यादातर लोग नहीं लेके आए। आप जरा खुद सोचिए, जब आपने परचेजिंग ही खत्म कर दी थी तो क्या इंडस्ट्री नहीं खत्म की स्थिति में आ जाएंगी? पूरा स्लो डाउन नहीं आ जाएगा? पूरी इंडस्ट्री एकदम बैठ गई थी। पूरी इंडस्ट्री 2 साल के अंदर पूरी तरीके से बैठ चुकी थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप साइकिल चलाया होगा आपने, हमें कभी ना कभी। भाई अगर साइकिल आपकी चल रही है, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपकी साइकिल चल रही है और आप पैडल मार रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता, आप आराम से पैडल मारते रहते हैं और साइकिल चलती रहती है। किसी वजह से आपको वो साइकिल रोकनी पड़ गई, साइकिल खड़ी हो गई और आपको दोबारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उस साइकिल को दौड़ाना है, तो आपको पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बल उसको चलाने में लगाना पड़ेगा। ठीक यही देश की ही नहीं, विश्व की इकोनॉमी के साथ हुआ है। पूरे विश्व की इकोनॉमी ऐतिहासिक तौर पे बैठ गई। भैया मुझे तो याद नहीं, मेरी याददाश्त में कोई ऐसा समय नहीं आता है कि पूरी इकोनॉमी ठप हुई हो। मैंने अपने पिताजी से पूछा, उनको भी नहीं याद आता है कि कभी ऐसी हुई हो कि पूरे विश्व की इकोनॉमी ठप हुई हो। मेरे बाबा जी जो है वो जिंदा नहीं है, नहीं तो मैं उनसे भी पूछ लेता, है ना। तो पूरे विश्व की इकोनॉमी ऐतिहासिक तौर पे अगर 1.5-2 साल के लिए बैठा दी जाएगी तो उस साइकिल को दोबारा चलाने के लिए बल ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज, भाई कंपनियां तो बंद हो नहीं गई थी और कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे उनको भी सबको निकाल नहीं दिया गया था। हाँ, कुछ कंपनियों ने जरूर कुछ छटनी की थी, लेकिन ज्यादातर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दी। इसके अलावा जो उनके शोरूम थे, जो भी उनके आउटलेट्स थे, वो सारे आउटलेट्स मेंटेन किए गए, उसके जो किराए वगैरह थे वो भी दिए गए। तो भैया कंपनी तो नीचे जा रही थी ना, उसकी तो पूरी तरीके से हालत खराब हो गई थी। तो अगर दोबारा उसको चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और इसीलिए ये महंगाई है। हमें और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और एक और कारण जो हाल फिलहाल में अभी आ गया है इसी साल, और वो ये है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन ये दोनों ही बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। चाहे फ्यूल की बात कर ली जाए या फिर आप अनाज की बात कर लें, यूक्रेन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है अनाज का, विश्व भर में अनाज भेजता है। तो इसलिए क्या है कि पूरे विश्व में इस समय स्लो डाउन आ गया है। इससे उबरने में कुछ समय लगेगा। लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हम ये भी तो समझे कि हम कहां, इस महंगाई के दौर में हम कहां खड़े हैं। एक आपके सामने मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट रखा है। ये सन 1979 से, पेट्रोल की बात अभी कर रहा हूं, सन 1979, मेरा जन्म 1978 में हुआ था। उस समय पेट्रोल का रेट 3 रुपए 60 पैसे था। आज जो है पेट्रोल का रेट हम मान लेते हैं 100 रुपए, लेकिन हर जगह 100 रुपए नहीं है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, यहां पे 96 रुपए रेट चल रहा है, लेकिन चलिए 100 का ही आंकड़ा पकड़ लेते हैं। तो 3 रुपए 60 पैसे ये था सन 1979 में। ये 7-7 साल के स्पेल में रखा गया है। 1979 से 86 का दौर है, 86 से 93 से फिर 2000 से फिर 2007, 7 से 14, 14 से 21। ये 7-7 साल का स्पेल इसलिए रखा गया है क्योंकि 2014 में ही मोदी गवर्नमेंट आई और 2021 तक का आंकड़ा उठाया गया है। तो इसलिए ये 7 साल हो रहे थे, तो इधर भी सब 7-7 साल के स्पेल लगा दिए गए कि देखा जाए कि कंपैरिजन देखा जाए कि किस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ा है। तो पहले स्पेल में 110%, फिर 120%, 60%, 70%, 60% और लास्ट स्पेल में केवल 30%। यानी मोदी जी के रिजीम में जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है वो केवल 30% बढ़ा है। अब जरा मैं आपके सामने एक और चार्ट रखना चाहूंगा कि हम जरा कंपेयर करें कि जब क्या कहते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी 2004 में, तो 2004 में जो पेट्रोल का रेट था वो 33 रुपए 71 पैसे था। ध्यान से बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 2004 मई में पेट्रोल का रेट था 33 रुपए 71 पैसे और 2014 में आ जाइए आप, उस समय इसका रेट हो चुका था 71 रुपए 41 पैसे। यानी इसमें जो ग्रोथ हुआ ये डबल से भी ज्यादा हो चुका था, यानी कि 112%। यानी कांग्रेस का जो 10 साल शासन चला उस समय पेट्रोल के दाम में 112% का इजाफा हुआ। ठीक, अभी अगर देखा जाए 71 रुपए 41 पैसे से मान लीजिए हम आगे बढ़ गए हैं तो कितना मान लिया जाए, लगभग 100 रुपए के आसपास है ये। अगर आप देखें तो इधर 30% का इंक्रीज है और उधर आप देखें तो 112%। मुख्य 10 साल का, ये 7 साल का है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आंखें बंद करके अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप आंखें बंद करके उस पर विश्वास मत करिए। आप आंकड़ों को ठीक से देखिए और समझिए, पहली बात महंगाई क्यों आई है, दूसरी बात उस महंगाई में हम कहां खड़े हैं, इसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। एक और मैंने यहां पे जरा ये स्लाइड लगाई है, अगर आप देखें पेट्रोल के दाम में अगर बात की जाए, यूएस में पिछले 14 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा पेट्रोल का अभी इस समय चल रहा है। हाँ, आगे ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ अभी भी उन्होंने कुछ कंपेयर करा के रिजल्ट निकाला। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी इंडिया के रेस्पेक्ट में यूएस में पेट्रोल जो है वो सस्ता माना जाएगा। तो ऐसा है, अगर देखा जाए यूएस खुद में एक बहुत बड़ा जो है प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, तो हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हमें क्रूड ऑयल सब बाहर से ही लेना होता है। हमें 80% जो हम क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, 80% क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं। जितनी जल्दी हो भैया इससे नमस्ते कर लो वही अच्छा है, जितनी जल्दी हो पेट्रोल डीजल इन सब से नमस्ते हो जाए वो अच्छा है। और अभी आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज और, एलपीजी सिलेंडर, इसके ऊपर कहा जा रहा भैया 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। कांग्रेस के समय भैया सस्ता था, अभी 1000 रुपए का हो गया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भैया ऐसा है, कांग्रेस के समय मुझे तो अच्छे से याद है, आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने इसीलिए फोटो लगाई है कि शायद याद आ जाए, कि लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी भैया, है ना। एक बच्चा गया पहले वहां पे लाइन लगा के खड़ा है, 3-4 घंटा वो रहेगा, फिर इसके बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरा बच्चा घर का जाएगा, वो वहां लाइन पे लगा रहेगा। पता चला 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन लगती थी। 3-3 दिन लाइन लगने के बाद आपका नंबर आता था। कभी कभी उसके बाद भी पता चला कि ट्रक नहीं आई, बोल दिया जो वहां का डिस्ट्रीब्यूटर है, कहते भैया ट्रक आ ही नहीं रही है, कहीं फंस गई है या वहां से सप्लाई नहीं मिल रही है और भैया सब लोग अपने घर जाओ। यह स्थिति हो जाती थी। और उस समय भी अगर बहुत इमरजेंसी है तो लोग ब्लैक में फिर जाके खरीदते थे और उस समय भी 700, 800, 1000 के सिलेंडर मिलते थे। आज ये हालत है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल से नंबर लगाते हैं, 24 घंटे के अंदर सिलेंडर आपके दरवाजे आ जाता है। तो आज जो भी पैसा जा रहा है वो सरकारी खजाने में जा रहा है, ना कि ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट में जा रहा है। ठीक, तो इसलिए अगर हमें थोड़ा पैसा देना भी पड़ता है तो पैसा देने के बाद हमें सिलेंडर सही समय पे मिल तो जाता है। दूसरी चीज, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी सिलेंडर का मुंह नहीं देखा था, उनको भी, उनके घर में भी आज सिलेंडर पहुंच चुका है। अब इस पे भी कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, अगर किसी गरीब को सिलेंडर आपने दे भी दिया तो उसका सिलेंडर भरेगा कैसे। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, पहली बात तो उनके पास सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर पहुंचा, है ना। दूसरी बात यह है कि ये सिलेंडर कोई अगर देखा जाए, अगर आप गांव में बात करें, क्योंकि मेरे तो भाई ननिहाल में भी मैं बातचीत होती रहती है, वो भी गांव है, और मेरे ददिहाल में भी बात होती रहती है। गांव में स्थिति यह है कि एक सिलेंडर आराम से एक घर में 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने चलता है। चलिए मैं 3 महीने का भी आंकड़ा पकड़ लूं तो उसे साल भर में 4 सिलेंडर की जरूरत है। चलो मैं 1000 रुपए का मान लूं तो 4000 रुपए का साल भर में सिलेंडर की उसको जरूरत है। इस समय मोदी जी किसान सम्मान निधि के नाम पे 6000 रुपए साल का दे रहे हैं, तो भैया उसके बाद भी 2000 बच जाता है, उसके बाद भी 2000 बच जाता है कि वो अगर सिलेंडर भरवाना चाहे तो। ठीक, तो इसलिए फालतू के कटाक्ष कोई करता रहे, कोई नकारात्मक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास करता रहे, तो उसके नैरेटिव को ध्वस्त करना हमारा और आपका एक अहम कार्य होता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इस अमृत काल से उभरता हुआ जो भारत है, उस उभरते हुए भारत को जरा समझते हैं। देखिए, अगर हम चाहते हैं भारत एक समृद्ध राष्ट्र हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत जो है विश्व की महाशक्ति बने, तो उसके लिए जरूरी है कुछ चीजें जो कि हमें हासिल करनी होंगी। और पिछले 7-8 सालों में उसका रोड मैप बना है, ऐसा नहीं केवल कागजों में कहा गया है, उसका रोड मैप बना है। और वो रोड मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले रोड से ही बात करना चालू करते हैं। किसी भी उन्नत राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उसकी अगर देखा जाए सड़कों का जो जाल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। 2014-15 की बात की जाए तो उस समय प्रतिदिन की दर से 12 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग हाईवे बना रहे थे। आज ये अगर मैं 2018-19 का आंकड़ा वहां तक का मुझे मिला है, 2018-19 की बात करें तो उस समय 30 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से हाईवे बन रहे थे। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम क्रूड ऑयल में पूरी तरीके से बाहर के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई 80% क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगा रहे हैं और वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है।
आज स्थिति यह है कि हमें अपना एनर्जी सोर्स डेवलप करना होगा और भारत ने अपने एनर्जी सोर्स की बात करें तो सोलर एनर्जी पे बहुत जबरदस्त काम किया है। अब देखिए किस तरीके से चार्ट ये आगे बढ़ा है। 2012-13 में 1.65 बिलियन यूनिट्स पर ईयर की रेट से हम बना रहे थे। आज हम 50.10 बिलियन यूनिट्स पर ईयर इतनी सोलर एनर्जी हर साल डेवलप कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर हम 2013-14 के रेस्पेक्ट मैंने यहां पे कंपेयर करके रखा है, 15 गुना उस समय हम लोग 3.35 बिलियन यूनिट्स पर ईयर के दर से हम बना रहे थे बिजली सोलर प्लांट्स के माध्यम से। अब हम जो बना रहे हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए तो ये 15 गुना हो जाता है। और मैं तो कहना चाहूंगा घर घर में सोलर प्लांट लगाइए। मेरे घर में सोलर प्लांट लगा हुआ है। मेरे घर में 7 किलोवाट का कनेक्शन है और हम लोगों ने 7 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्तिगत अपना जो अनुभव है वो बता रहा हूं आपको। हम लोग को ये हमारा सोलर प्लांट लगभग 3-3.5 लाख में पड़ा था। हमने कोई सब्सिडी नहीं ली थी और हमने इसको लगवाया। हर महीने तकरीबन हमें 5,000 रुपए की बिजली बना के दे देता है, यानी कि 12×5 = 60,000 रुपए की बिजली सालाना ये हमें बना के दे रहा है। और कितना हमने इन्वेस्ट किया है? 3-3.5 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिससे कि हमारा ये 60,000 रुपए साल की हमें ये बिजली बना के दे रहा है। और ये राष्ट्र के काम आ रही है और बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल सी गणित है। अगर दिन भर में हमने 30 यूनिट बिजली बनाई और हमने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उससे 35 यूनिट बिजली कंज्यूम की, तो 30 यूनिट सीधे सीधे माइनस हो जाता है, यानी हमें 5 यूनिट मात्र का जो है बिल देना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारा बिजली का बिल जो है वो एकदम नीचे चला गया, हमारा बिजली का बिल एकदम से घट गया है। ठीक, तो इसलिए हर घर में इस समय जरूरी कि आप सोलर प्लांट लगाइए। अगर आपके पास जरा भी कहीं ऐसी खुली जगह है, छत है, तो आप वहां पर लगा सकते हैं। भाई अब किसी का अपार्टमेंट है तो फ्लैट वाले तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यह किया जा सकता है कि सामूहिक रूप से फ्लैट की जो ऊपर की छत है वहां पे आप लगाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। एनीवे, मैं कुछ और चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इस उभरते भारत में 2 चीजें तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बताई कि पहली चीज सड़क और दूसरी चीज जो है वो आपका एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स आपके अच्छे डेवलप होने चाहिए, रिसोर्सेज डेवलप होने चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके देश में काले धन को खत्म किया जाना चाहिए। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि देश में काले धन के ऊपर बहुत चर्चा हुई, लेकिन काले धन पे काम क्या हुआ? मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। पिछले 7-8 सालों में एक बहुत बड़ा काम हुआ है और वो है डिजिटल पेमेंट के मार्केट में हम दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं। एक चार्ट आपके समक्ष मैंने ये रखा है, जो ये हरे हरे रंग के यहाँ पे कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस रियल टाइम पेमेंट 2020 की बात है ये। और अगर इंडिया का पेमेंट जोड़ लिया जाए तो इंडिया का पेमेंट चीन, देखिए यहां पे मैंने लिखा है चीन, यूके और यूएस, इनको कंबाइन कर दिया जाए तो इन्होंने जितना पेमेंट किया है उसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया है, उससे कहीं ज्यादा अकेले इंडिया में हम लोगों ने ऑनलाइन रियल टाइम ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो इसलिए हम दुनिया में इस समय सबसे आगे निकल चुके हैं। एक और चार्ट मैंने यहां पे रखा है, जरा उस पे ध्यान दीजिए कि डिजिटल पेमेंट 2005 में जो हम लोग करते थे, जो हमारा टोटल पेमेंट था उसमें से केवल 3% जो था वो डिजिटल पेमेंट होता था। 2010 में 8% हुआ, 2015 में 20%, आज हम 58% जो कुछ भी पेमेंट करते हैं वो डिजिटल पेमेंट करते हैं। इससे हुआ क्या है? इससे सबसे बड़ी चीज हुई है कि देखिए यहां पे 92% कैश पेमेंट होता था, आज 41% का कैश पेमेंट बचा है। आप भी इस बात को समझते होंगे, जितना कैश पेमेंट किया जाएगा उतना ही देश में ब्लैक मनी जनरेट होगी, और जितना हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे उतना ही कैश जो वो ब्लैक मनी है उतना वो रिड्यूस होगी। 2016 में यूपीआई, आपको भाई आजकल हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कहीं भी गए, सब्जी वाले क्या गए, स्कैन किया, एक क्यूआर कोड उसका लगा हुआ है, स्कैन किया, तुरंत पेमेंट कर दिया। फल वाले क्या गए, उसके यहाँ भी ऐसे कर दिया। कपड़े वाले क्या गए, वहां भी कर दिया। पेट्रोल लेने गए, वहां पे भी कर दिया। हर जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 2016 में जब यूपीआई लॉन्च किया गया था तो ये भाई साहब पी चिदम्बरम जी, देश के पूर्व वित्त मंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री है ना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर संसद में इस बात का विरोध किया, मजाक उड़ाया। विरोध तो एक अलग बात होती है, मजाक उड़ाया उन्होंने कि भैया ये कैसे हो सकता है कि एक सब्जी वाले के यहां आप जाएंगे, एक वहां पे स्टिकर लगा होगा, इस स्टिकर पे आप जो है स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। अरे उसके स्टिकर में क्या कहीं से कोई इंटरनेट का कनेक्शन दिया है क्या? कोई वाईफाई कनेक्शन है क्या? बिजली की सप्लाई है उसमें? मतलब उसके पास कोई मशीन रखी है उस स्टिकर से जुड़ी हुई? कैसे उसको पेमेंट मिल जाएगा? तो मतलब ये भाई साहब उनका मजाक उड़ा रहे थे। और आज स्थिति है यूपीआई
यूपीआई अब 2016 से देखिए ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम लगातार यूपीआई पेमेंट में दुनिया में टॉप पे आ चुके हैं। यूएस के जो ये मास्टर कार्ड और वीजा वाले हैं ये सब परेशान है कि भारत ने ये कर क्या दिया, ये कौन सा स्टिकर वाला काम चालू कर दिया है कि सारा जो पेमेंट है वो आज जो है इस यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे बढ़ रहा है। आज अगर देखें तो हम लोग डिजिटल पेमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल है। इसलिए हम सभी को कहना चाहिए कि ये भारतवर्ष का अमृत काल चल रहा है। जिनको इसके बावजूद इसका विरोध करना है वो विरोध करते रहे, उन्हें विरोध करने दीजिए। हम और आप जो भारतवर्ष के जिम्मेदार नागरिक हैं, जो माँ भारती की पूजा करते हैं, हम सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये भारतवर्ष का अमृत काल चल रहा है। अंत में चूंकि हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उन सभी विभूतियों को याद करना आवश्यक है जिन्होंने इस भारतवर्ष को ये राजनीतिक आज़ादी, ठीक पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि भारत कोई ऐसा नहीं 75 साल पहले पैदा हुआ था। भारत हजारों वर्षों से है, उसके आदि के बारे में भी किसी को पता नहीं है कि कब ये भारतवर्ष की संस्कृति विकसित हुई। तो इसलिए हाँ, ये राजनीतिक स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके लिए जिन लोगों ने काम किया उन सभी को हमें नमन करना चाहिए, हृदय से नमन करना चाहिए। हमारे सरदार पटेल जी जिन्होंने जो भारत में बिखरी हुई बहुत सारी रियासतें थी उन सभी को एकजुट करके एक भारत का जो भौगोलिक एक सुदृढ़ किला बनाना था, वो किला बनाने का काम जिसने किया है वो है सरदार पटेल जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने उस समय जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे, बहुत मुश्किल था कि यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। उस समय इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है कि शिलान्यास किया, उसको रखा, उसको यहाँ पे बनाने का कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो हम सभी को उनको नमन करना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने युवाओं के अंदर जोश भरा कि केवल जो है अहिंसा की बात करके काम नहीं चलेगा, हम सभी को आगे बढ़ना होगा और अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहना होगा हम तुमसे आजादी छीन के लेंगे। और ये काम भगत सिंह ने किया और इसके लिए उनको नमन करना चाहिए। हाँ ठीक है, महात्मा गांधी को भी हम सभी को नमन करना चाहिए क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या कि अंग्रेजों ने उसे कुचलने के लिए बहुत सारे अत्याचार किए और उससे क्या हुआ कि आम जनमानस जो था उसका जो मनोबल था वो गिर चुका था। उसके मनोबल को खड़ा करने के लिए महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें भी नमन करना चाहिए। वीर सावरकर जी जिनके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो श्रृंखला बनाई है, इस वीडियो के साथ मैं उसकी भी लिंक डालूंगा। आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो श्रृंखला को जरूर देखिएगा ताकि आजादी की जो पूरी लड़ाई थी आप उसका एक पक्ष केवल ना सुने, उसका दूसरा पक्ष भी जाने कि हमारे देश के जो प्रखर राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने एकदम आगे बढ़ के काम किया, उन्होंने क्या क्या काम किया था। तो वीर सावरकर जी, मैं केवल 2 बातें उनके बारे में कह दूं कि हम लोग आज जो कहते हैं कि 1857 का जो संग्राम हुआ उसे हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, ये इसलिए कह पाए क्योंकि इन्होंने इस बात को स्थापित किया, अदरवाइज अंग्रेज इसे सैनिक विद्रोह यानी म्यूटनी कहा करते थे। समझ में आई बात? तो इसलिए इन्होंने ये बात स्थापित की, एक किताब लिखी जिसके माध्यम से इस बात को फैलाया गया पूरा इसके ऊपर, और इसी बात से अंग्रेजों ने नाराज होकर इन्हें काला पानी की सजा दी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी कहानी है और उसको मैंने 9 एपिसोड्स में एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे चाहूंगा कि वो सारे एपिसोड्स एक एक करके जरूर देखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने जनता को नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। केवल आप कहते रहे कि हाँ हम वहां पे अहिंसा की बातें करते रहो, उससे अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आजाद हिंद फौज जो उन्होंने गठित की, उसने न केवल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी बल्कि उसकी वजह से, उस आजाद हिंद फौज की वजह से जो अंग्रेजी सेना थी उसके अंदर विद्रोह पैदा हो गया और अंग्रेजों को यह डर समा गया कि जो 1857 में हुआ था उनके साथ कि देश की जनता ने उन्हें बुरी तरीके से काटा था। कानपुर का रहने वाला हूं, यहां पे गंगा के किनारे एक घाट है, उसका नाम है मस्कर घाट है आम बोलचाल की भाषा में। वास्तविकता में उसका नाम था मैस्केयर घाट, जो कि अंग्रेजों ने बाद में उसका नाम रखा था क्योंकि वहां मैस्केयर यानी कि जनसंहार, नरसंहार हुआ था वहां पे। यहां से अंग्रेज भाग रहे थे और 1857 में उन्हें पकड़ के काटा गया था। तो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि जिस तरीके से 1857 में हुआ था विद्रोह, और उसी तरीके से अगर आजाद हिंद फौज के समर्थन में
अंग्रेजी सेना में विद्रोह पैदा हो गया तो फिर यह स्थिति आ सकती है कि फिर से अंग्रेज काटे जाएंगे। इसलिए भारत को वो आजाद करके भागे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से नहीं भागे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और 43 तक अंग्रेजों ने उसे कुचल दिया था। फिर 47 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भारत को आजाद करना पड़ा। इसके लिए जो मैं अभी सीरीज डालूंगा वीर सावरकर के संबंध में, जिसका नवा एपिसोड है, केवल आप नवा एपिसोड ध्यान से देख लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे अंबेडकर साहब ने देश की जो बिखरी हुई जनता थी, बिखरी हुई जनता चाहे जाति के नाम पे बिखरी हुई हो, चाहे वो और किसी मजहब के नाम पे बिखरी हुई हो, उनको एकजुट करने में वीर अंबेडकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनको भी नमन। इन सभी को नमन करते हुए मैं आपसे अंतिम बात यही कहना चाहूंगा, ये भारतवर्ष का अमृत महोत्सव है। ये भारतवर्ष की आजादी का अमृत महोत्सव है और ये केवल ऐसा नहीं है कि एक भौगोलिक सीमा में मनाया जा रहा है, ये संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है और सभी को मनाना चाहिए। आप सभी कोई भी किसी भी प्रकार के नैरेटिव में आपको फंसाने का प्रयास करे, आप ये जो वीडियो मैंने आपके समक्ष रखा है, ये वीडियो उसके मुंह पे चिपका दीजिए। जो गलत है, अगर महंगाई है तो उस महंगाई का कारण भी हमें समझना होगा और उसमें हम कहां खड़े हैं उस बात को भी समझना आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।